नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि यूपी होम गार्ड की तैयारी आपको संपूर्ण कराई जाएगी वरदान बैच के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो जीएस पूछी जाएगी यूपी होम गार्ड में, जो यूपीपी के द्वारा जो पूर्व के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर डेली चर्चा किया जाता है। इससे पहले मेरी 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको जो है यूपी होम गार्ड 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में यूपी होम गार्ड 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको क्लासें मिल जाएंगी पांचों। और ये जो है आज हम बात करेंगे, आज छठवां लेक्चर है और छठवें लेक्चर में बात करेंगे जो भी प्रश्न पूछेंगे उनके आधार पर नए प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा किया जाता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है संविधान, जो भारतीय संविधान है उसमें ऐसा कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने जो है भाग है, 22 भाग है। अगर अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। तो जो 22 भाग है उसमें से भाग जो है, ऐसा कौन सा भाग है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है हमारा। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर जब भी बात आए तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा भाग 3 है, जो भाग 3 है ये हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अब यहाँ पे भाग पूछा गया तो अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो जब भी बात आए भाग की तो अनुच्छेद भी यहीं पे याद कर लेते हैं। अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। किसका? तो फंडामेंटल राइट्स का। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और पूछी जाती है, हमारे फंडामेंटल राइट हैं कितने। तो फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं। अगर पूछ लिया जाए मूल संविधान में कितने थे तो 7 थे। जो संपत्ति के अधिकार है, जो विधिक अधिकार बना दिया गया है, उसको जो है कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। जो कानूनी एक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब वर्तमान में अगर पूछ लिया है कि फंडामेंटल राइट कितने हैं तो 6 है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे जो भाग दिए हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भाग जो है 5 किससे संबंधित, तो 5 जो है संघ से संबंधित है। और इसमें जो है न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है, ये सभी चीज़ें जो है संघ में जो जितनी चीज़ें आती हैं वो संघ की बात जो है भाग 5 करता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं भाग 4, भाग 4 किसकी बात करता है? तो भाग 4 की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कि डीपीएसपी की बात करता है, मतलब राजकीय नीति जो है सिद्धांत की बात करता है। अब यहाँ पे जब भी डीपीएसपी की बात आती है तो भाग 4 याद रखिएगा। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल जो है वो 36 से 51 संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पे जो भाग 2 दिया है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि भाग 2 भी यहाँ पे दिया है। तो भाग 2 की जब बात आती है तो आपको याद रखना है ये किससे संबंधित है? तो सिटीजनशिप से संबंधित है। ठीक है, सिटीजनशिप से संबंधित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भाग 2 है तो ये इसका अनुच्छेद भी होगा। तो अनुच्छेद जो है कितना है? तो 5 से 11 अनुच्छेद संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए भाग आया है तो भाग 1 भी हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि जब भी प्रश्न आता है तो उससे जो है रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकते हैं। तो भाग 1 में जब भी बात आती है तो भाग 1 आप याद रखिएगा, भाग 1 जो है संघ राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब जब भी संघ राज्य क्षेत्र की बात आती है तो आपको एक अनुच्छेद भी याद रखना है। कौन सा? तो अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है। ठीक है, इतनी चीज। अब यहाँ पे कठिन प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है? एक तरफ आपके भाग दिए जाएंगे, एक तरफ प्रावधान दिए जाएंगे, या एक तरफ आपके अनुच्छेद दिए जाएंगे, एक तरफ आपके प्रावधान दिए जाएंगे। तो मैचिंग में प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी होम गार्ड में बहुत सारा फार्म पड़ा हुआ है। और देखिए वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए, फार्म के हिसाब से, तो पेपर जो है कठिन बनाया जाएगा। तो कठिन इसी तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए प्रश्न सिलेबस से वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो यहाँ पे बताना है जो डूरंड रेखा है, जो डूरंड रेखा है वो किन देशों के बीच है ये बताना है। तो यहाँ पे भारत चीन दिया है, भारत नेपाल दिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान दिया है और
भारत और पाकिस्तान दिया है। तो यहाँ पे जब भी डूरंड रेखा की बात आती, देखिए जब पार्टीशन नहीं हुआ था भारत का, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती थी डूरंड रेखा। लेकिन जब पार्टीशन हो गया भारत का, मतलब पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब जो है ये कहाँ है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर पूछ लिया जाए तो रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ, क्लिफ, रेड क्लिफ है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच अगर बात करते हैं तो ये जो है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और एक चीज और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि जो रेड क्लिफ है, कि भारत और पाकिस्तान की हमेशा लड़ाई ही चलती रहती है, तो खून खराबे के हिसाब से आप रेड मतलब लाल खून होता है, तो इसके हिसाब से रेड क्लिफ रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, और डूरंड जो है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए जब भी प्रश्न हिस्ट्री से पूछा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता से 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें एक बंदरगाह स्थल था, वो कौन सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। तो यहाँ पे देखिए जो लोथल था वो एक बंदरगाह था, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है लोथल, तो लोथल एक वर्तमान में कहाँ पे है, तो गुजरात। और गुजरात में भी पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में। और उसके अलावा यहीं पे पूछ लिया जाए कि जो धोलावीरा है, धोलावीरा भी जो है कहाँ है, तो गुजरात में ही स्थित है। अब गुजरात में दो स्थल हैं, देखिए गुजरात के ही दो स्थल, लेकिन यहाँ पे पूछा था बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह वाला वी वाला सही हो जाएगा, लोथल। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा अगर बात करते हैं तो ये कहाँ वर्तमान में स्थित है, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और अगर पूछ रहे हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की जब बात आती तो आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है वर्तमान में। तो मोहनजोदड़ो जो है स्थित, वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ है, तो लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, लरकाना में। और किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछा जाता है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि लोथल, लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी तक, जो भोगवा नदी है उसके किनारे स्थित है। उसके अलावा पूछ लिया जाए कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और वर्तमान में कहाँ है, तो पाक मतलब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा आगे बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। तो यहाँ पे जो योजना आयोग की स्थापना, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना होती है 1950 में, और 1950 से लेकर जो है कुछ समय तक चला, और उसके बाद जो है किस संस्था ने इसका स्थान ले लिया। जब भी बात आती है, जो योजना आयोग चल रहा था, लेकिन 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है, नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया। तो 2015 में इसका जो है स्थापना हुआ था नीति आयोग का, और यहाँ पे ये स्थान पूछा है तो नीति आयोग ने लिया है। अब यहाँ पे देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वित्त आयोग भी दिया है। तो वित्त आयोग की स्थापना कब बात करते हैं, वित्त आयोग की जो है अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद जो है 280 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, वित्त आयोग का ये भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया कि वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे दिया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया है, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दिया है, और लाल बहादुर शास्त्री दिया है, महात्मा गांधी दिया है, इंदिरा गांधी दिया है।
तो यहाँ पे देखिए जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अब जो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है, और इन्हीं को अगर बात करते हैं तो मरणोपरांत सबसे पहले जो है भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, 1966 में। और भारत रत्न जो है मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया था, तो इनका नाम महात्मा बन जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया, क्योंकि महात्मा गांधी का भी पूछा जा सकता है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, ठीक है, इसी समय जो है करो या मरो ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे फर्स्ट पीएम रहे। ठीक है, फर्स्ट पीएम अगर पूछ रहे जवाहरलाल नेहरू रहे, और इनका भी बड़ा योगदान रहा है भारतीय संविधान में, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, और उसी को आगे चलकर उद्देश्य का प्रस्तावना नाम दिया गया। तो इनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है। और इंदिरा गांधी जब अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जो है पहली महिला जो है पीएम रही हैं। ठीक है, पहली महिला जो है पीएम रही हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगे बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जब भी बात आती है भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा। और राजस्थान अभी चर्चा में भी अरावली की वजह से, तो याद रखिए राजस्थान सबसे बड़ा है। और अगर पूछ लिया क्रम वाइज अगर लगाने को आ जाए, क्योंकि कठिन प्रश्न बनाया जाएगा तो क्रम वाइज आ जाएगा, तो क्रम वाइज की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, और अगर बात करते हैं सेकेंड नंबर पे कौन है, तो एमपी है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है यूपी। ठीक है, एक क्रम वाइज है। और अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर पूछ रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो ये जो है यूपी है। और अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो गोवा सबसे छोटा। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा की बात आती है तो आपको गोवा याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो सिक्किम है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से निकलता है। तो मानव शरीर से जो है इंसुलिन किस अंग से निकलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अग्नाशय से निकलता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे दिया है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स से। और पूछ लिया जाए भारत का पहला वायसराय, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला वायसराय कैनिंग थे। और पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत का पहला, अगर पूछ लिया जाए तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना आई थी उसी के द्वारा जो है ये जो है भारत का पार्टीशन भी किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगर आपने इसका अगर डिटेल में वीडियो देखना है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, जो मैंने एक एक्ट की वीडियो बनाई है, अगर आप पॉलिटी का संपूर्ण वीडियो लेना चाहते हैं तो एक पॉलिटी की क्लास मिलेगी आपको। प्ले लिस्ट में जाएंगे, पॉलिटी नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें संपूर्ण मैंने पॉलिटी पढ़ाई है डिटेल वाइज। तो उसमें मैंने एक्ट के अनुसार क्या इन्होंने कार्य किए, कब बने, तो ये सभी चीज़ें मैंने डिटेल में उसमें पढ़ाई हैं। यूपी होमगार्ड में यही पूछा जा सकता है कि पहले कौन है या स्वतंत्र भारत के कौन है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संसद जो है उसके संयुक्त जो है सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए यहाँ पे पूछा है अध्यक्षता, शब्द को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे पूछ लेता कि कौन बुलाता है, तो ये आंसर इसका गलत जो है अलग हो जाता है। अब यहाँ पे अध्यक्षता पूछा है तो जो है लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो करता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम पूछ लें संयुक्त जो संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो जो है
राष्ट्रपति बुलाता है। अब यहाँ पे जो है अध्यक्षता पूछी तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर पूछ रहे हैं संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो बुलाता है। कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया, तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि संसद की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाएगा, मिनिमम जो है 1 साल में 2 बार। ठीक है, ये 2 बार सत्र लेगा, तो ये याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन बने हैं, उनका उल्लेख अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा, तो ये भी कहा गया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ है वो 1942 में शुरू हुआ है। और अगर पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह जो चलाया गया वो नील की खेती के विरुद्ध चलाया गया था। और अगर पूछ रहे चंपारण में जो है महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने बुलाया था चंपारण में। और वहीं से अगर बात करते हैं जो सत्याग्रह स्टार्ट हुए और भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो चला 1942 में। इसी में जो है करो या मरो एक नारा दिया गया था, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करें पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ पे बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछ लिया जाए कि जो है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने, 7 हैं। 7 में से अगर पूछा है सबसे बड़ा पूछा है तो एशिया है, जिसमें भारत भी स्थित है। ठीक है, एशिया में ही भारत आता है। और अगर पूछ लिया जाए कि कितने महाद्वीप हैं, तो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो है कॉन्टिनेंट है। याद रखिए कितने कॉन्टिनेंट है, तो 7 हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जो है महासागर कितने हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई ये बताना है। तो यहाँ पे 1885 दिया है, 1905 दिया है, 1915 दिया है, 1920 दिया है। तो यहाँ पे अगर जब भी बात आती है तो ये याद रखना है कि इसकी स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। यहाँ पे एक डेट दी है, कौन सी, तो 1905। तो 1905 की जब बात आती है तो यहाँ पे याद रखना बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन। और अगर यहाँ पे एक और डेट दी है वो भी महत्वपूर्ण है, 1915। तो 1915 में बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और इसी दिवस को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पिछली बार जो है भुवनेश्वर में इसका आयोजन भी किया गया था, और इस बार अभी जो जनवरी आ रही है तो उसमें भी देखते हैं कहाँ पे आयोजन होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे दिया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे कौन होता है, तो यहाँ पे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। देखिए लोक लेखा समिति की जो बात आती है तो आपको याद रखना है कि इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का होगा कोई, तो विपक्ष का जो सदस्य होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लोक लेखा समिति की बात आई तो वर्तमान में जो है वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल जो है, वेणुगोपाल ये क्या है, अध्यक्ष हैं इसके। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके जो हैं क्या हैं, जिसमें से आपके जो हैं 15 जो हैं लोकसभा से होते हैं, 7 जो हैं राज्यसभा से सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अगर पूछ लिया प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लेकिन केवल जो है लोकसभा के ही होते हैं। एक जो है लोक उपक्रम समिति भी होती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं। सेम ऐसे ही होता है, 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति पूछिए कितनी होती है, तो ये साइंस का प्रश्न है और ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी जो है गति होती है, इतनी गति में चलता है प्रकाश। ठीक है,
आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपी में। तो ये जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। क्या है, तो हॉकी है। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। हॉकी और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जीएसटी दिया है, तो जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, ये पूछा है। जीएसटी लागू कब हुई, ये कुछ नहीं पूछा है, कर पूछा है किस प्रकार का है। तो ये जो है इनडायरेक्टली कर लगाया जाता है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर होता है ये। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे जीएसटी की बात करें तो ये कब लागू होता है, तो 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 में लागू होता है। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि संशोधन कौन सा है, तो 101वां संशोधन है जीएसटी का संबंधित। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि संशोधन, तो देखिए जीएसटी क्या होता है, सरकार को देना पड़ता है। तो ये 101, अगर कहीं आप दावत में जाते हैं तो क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं उसको जो है दावत देते हैं, रुपए देते हैं, तो देने का काम होता है। तो 101 रुपये देते हैं, मतलब ज़्यादातर 101 रुपये देते हैं। तो 101 रुपये जो है मैंने सरकार को दिया है जीएसटी के रूप में। ठीक है। तो ये 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है, और 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, और अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे दिया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो है कब बने, तो ये जो है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, जब भी संविधान सभा की अंतिम बैठक होती उसी दिन जो है इनको जो है राष्ट्रपति चुना गया। पहले अगर पहले जो है पीएम पूछ रहे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और अगर पहले वाइस प्रेसिडेंट पूछ ली जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी याद रखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के जनक कहे जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं कि जो 24 जनवरी 1950 को इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, उसी दिन अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय मान्यता दी गई, और जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रीय मान्यता दी गई। तो ये भी चीज़ प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे दिया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब केग किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो ये किसके द्वारा नियुक्त होता है, ये बताना है। तो केग की जब बात आती है तो आपको याद रखना है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है इसको। और यहाँ पे अगर बात करते हैं केग की, तो केग की जब बात आती है तो आपको ये संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है तो भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता होगा। तो अनुच्छेद 148 में इसका केग का उल्लेख मिलता है कि ये केग होगा। और उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि वर्तमान में कौन है, तो के संजय मूर्ति जो है, के संजय मूर्ति जो है केग है अभी वर्तमान में, याद रखिएगा। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और बात करते हैं कि वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं। और अगर बात करते हैं संसद, तो संसद में 2 सदन होते हैं जो है लोकसभा राज्यसभा। और अगर पूछा संसद के अंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, पूछा जरूर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीबी मालवंकर जो है पहले अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा के। अगर पूछ लिया जाए कि पहली पहली महिला कौन नहीं है, तो मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार पहली महिला जो है लोकसभा की अध्यक्ष रही है। अगर पूछ लिया जाए पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन रही है, तो प्रतिभा पाटिल रही है। अगर पूछ लिया जाए पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी रही है। अगर पूछ लिया जाए पहली महिला जो है न्यायाधीश कौन है, तो फातिमा बीवी रही है। तो जब भी ये पहली महिलाओं के संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए थे उनसे जो डिटेल बन सकती थी वो भी मैंने यहाँ पे चर्चा की है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको कंटेंट अच्छा मिल सके। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।